नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 72 दिन बाकी हैं। दिल्ली में बड़ी सियासी गहमा गहमी है। इसके पीछे है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। कल दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और कल ही पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो फैसला लेगी, राष्ट्रीय परिषद उस पर मुहर लगाएगी। वो फैसले क्या होंगे, इस पर मैं आपको बड़ी जानकारी दूंगा। लेकिन पहले कुछ सवाल है जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं। पहला सवाल, पाला बदलने में माहिर कहे जाने वाले नीतीश कुमार क्या एक बार फिर इतिहास दोहराने वाले हैं? क्या नीतीश एक बार फिर सियासी साथी बदलेंगे? दूसरा सवाल, यह सवाल 2.5 साल पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए ललन सिंह से जुड़ा है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने वाले हैं? तीसरा सवाल, अगर जेडीयू की 29 दिसंबर को होने वाली बैठक में ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला ले लिया गया तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी का अगला अध्यक्ष किसे बनाएंगे? तीनों सवाल बेहद अहम और महत्वपूर्ण। सबसे पहले बात पहले सवाल की। हमारा पहला सवाल यही था कि क्या नीतीश पाला बदलने वाले हैं? हमारे पटना ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार ने इस मामले पर जेडीयू के कई बड़े नेताओं से बात की। नीतीश के मन में क्या चल रहा है यह समझने की कोशिश की। नेताओं से हुई चर्चा के बाद यह समझना मुश्किल नहीं रहा कि नीतीश के मन में कम से कम अभी तो पाला बदलने वाली स्थिति नहीं लग रही है। कि महागठबंधन से नीतीश कुमार का कोई मोह भंग नहीं हुआ है। कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है लालू यादव की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिससे नीतीश कुमार ये कह सके, जैसा कि पिछली बार उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव के यहाँ जब रेड चल रही थी सीबीआई की छापेमारी, तो एक्सप्लेन करने के लिए जिस मामले में वो फंसे थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात, बीजेपी की क्या वो शर्तें होंगी जिस शर्तों पर नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे? तो अभी तुरंत में यह कहना कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रकाश कुमार ने जेडीयू के जिन नेताओं से बात की, उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि नीतीश कल की बैठक में 2 बड़े फैसलों का ऐलान कर सकते हैं। ये दोनों फैसले पार्टी की भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। ये फैसले क्या है? पहला फैसला ये कि जेडीयू बीजेपी से किसी तरह का तालमेल नहीं करेगी, उसके खिलाफ चुनाव लड़ेगी। और दूसरा फैसला सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से जुड़ा है। जेडीयू कल सीट शेयरिंग के लिए अपना फॉर्मूला तय करेगी, जिसके बारे में इंडिया अलायंस को बता भी दिया गया है। इसके बावजूद जेडीयू के भविष्य को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन हम अटकलों की बात नहीं करते हैं। हमारे पास नीतीश के अगले कदम को लेकर एकदम पक्की और बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस खबर से पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि जेडीयू में कल क्या हो रहा है। इसे समझने के लिए हम आपको 2 नेताओं की बातें सुनवाते हैं। परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है, परिवर्तन होता रहता है। अब पार्टियों में ऐसा होता है, हर आदमी का कार्यकाल निर्धारित होता है। पूरे देश से जो लोग आ रहे हैं सभी लोगों से विमर्श होगा, विचार, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि हमारे नए अध्यक्ष कौन होंगे। जो नैरेटिव सेट करना हो करते रहे। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। देखिए, अपनी बात कहने की आजादी इस देश में सबको है, ललन सिंह को भी है। लेकिन जेडीयू में जो भी चल रहा है वो सामान्य नहीं लगता। कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है और इस बात के एक नहीं कई संकेत हैं। ऐसा एक संकेत मिला नीतीश कुमार की पार्टी के दफ्तर में। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता की यह रिपोर्ट देखिए। जनता दल यूनाइटेड टी केंद्रीय कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। शैलेंद्र कुमार, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश। यहाँ पर जब आप कार्यालय के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको इसी तरीके के होर्डिंग्स नजर आते हैं, लेकिन एक होर्डिंग आपको अलग है नजर आएगा और वो होर्डिंग पहले का है। और वो होर्डिंग है यहाँ पर राजीव रंजन यानी कि ललन सिंह, जो कि मौजूदा अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी तस्वीर नजर आ रही है। जबकि
जो अंतर है, जो अभी के जो होर्डिंग लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री की तो है ही तस्वीर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कहीं तस्वीर ही नहीं है। देखिए, इतना बड़ा कार्यक्रम और पोस्टर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो ना हो, ऐसा होता नहीं है। अब सवाल यह है कि पोस्टर पर ललन सिंह की फोटो का ना होना इंसानी चूक है या वजह कुछ और है, क्योंकि ललन सिंह कई दिनों से चर्चा में है। कहा जा रहा है कि नीतीश उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने का मन बना चुके हैं। पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर गायब हुई तो इन बातों को और बल मिला। इसके बाद जेडीयू सफाई भी देने लगी। ललन सिंह जी का कहना रहा है हमेशा से कि फोटो जो है वो नेता का होना चाहिए, हमारे पार्टी के जो सर्वमान्य नेता है उनका फोटो रहना चाहिए। ये फोटो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये सामान्य है और इसमें कोई असामान्य बात है। देखिए, जेडीयू ने सफाई भले ही दे दी, लेकिन पार्टी के नेताओं को यह भी समझ में आ गया कि बात बिगड़ सकती है, गलत मैसेज जा सकता है। इसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए फिर से पोस्टर लगाए गए और इन पोस्टर्स पर ललन सिंह को भी जगह दी गई, लेकिन जेडीयू ने डैमेज कंट्रोल के लिए पोस्टर पर तस्वीर भी बदली। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं और आज ऐसी एक या दो नहीं, कई तस्वीरें सामने आई जो कई तरह के संकेत दे गई। एक तस्वीर तो उससे कुछ ही देर पहले की, जब नीतीश दिल्ली रवाना होने वाले थे। यह तस्वीर भी खास थी। आज बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली की जयंती है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी पहुंचे। उन्होंने जेटली को पुष्पांजलि दी। दरअसल नीतीश कुमार और अरुण जेटली काफी करीबी थे। कहा जाता है कि बीजेपी में अगर नीतीश को कोई समझाता था तो वो अरुण जेटली ही थे। बहरहाल नीतीश इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर निकले तो पत्रकारों ने पूछा कि दिल्ली में होने वाली बैठक पर क्या करने वाले हैं आप। यह भी पूछ लिया कि अगले अध्यक्ष क्या खुद नीतीश कुमार होंगे। जवाब में नीतीश ने क्या कहा, मैं ये आपको सुनवाता हूं। साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। नीतीश वहां से एयरपोर्ट पहुंचे। 10:40 पर दिल्ली के लिए विस्तारा की फ्लाइट थी। नीतीश उसी में सवार होने वाले थे। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके साथ जेडीयू के 3 बड़े नेता थे। इसमें से एक थे विजय चौधरी, जो बिहार के वित्त मंत्री हैं। दूसरे थे अशोक चौधरी, जो नीतीश मंत्रिमंडल में भवन निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। और तीसरे थे संजय झा, जो बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं। ये तीनों नेता नीतीश के काफी करीबी माने जाते हैं। बताया जाता है कि नीतीश कोई भी बड़ा फैसला करते हैं तो इन तीनों नेताओं की राय जरूर लेते हैं। दिल्ली की फ्लाइट में नीतीश और उनके तीनों करीबी सहयोगियों के लिए बिजनेस क्लास की सीट बुक थी। नीतीश जिस प्लेन में सवार हुए उसमें हमारे पटना ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार भी मौजूद थे। विंडो सीट पर नीतीश कुमार बैठे थे। उनकी बगल की सीट पर मंत्री विजय चौधरी बैठे थे। नीतीश के ठीक पीछे वाली विंडो सीट अशोक चौधरी की थी और उनके बगल की सीट पर संजय झा बैठे थे। पटना से दिल्ली के करीब 1.25 घंटे के सफर में नीतीश कुमार अपने बगल में कभी संजय झा को बैठाते तो कभी अशोक चौधरी को बैठाकर उनसे बातें करते रहे और दिल्ली पहुंच गए। यह सीक्वेंस देखना भी बेहद जरूरी है। यहां नोट करने वाली बात यह है कि ललन सिंह नीतीश के साथ नहीं थे। कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले अगर ललन सिंह के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसके पीछे यह बड़ी वजह है। अब सवाल यह है कि कल अगर ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान कर दिया जाए तो अगला अध्यक्ष कौन होगा। हमारी संवाददाता निधि श्री ने इस मुद्दे पर जेडीयू के कई नेताओं से बात की। चर्चा के दौरान उन्हें जेडीयू में होने वाले एक और डेवलपमेंट का इशारा दिया। अगर ललन सिंह अध्यक्ष पद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं या उनसे जिम्मेदारी ये ले ली जाती है तो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू का कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही होंगे। और नीतीश कुमार ये फैसला इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में पार्टी के अंदर किसी भी तरीके का कोई विरोध ना पैदा हो। यही वजह है कि किसी और के हाथों में कमान ना सौंपकर नीतीश कुमार अपने हाथों में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की ये जिम्मेदारी ले सकते हैं। देखिए, हम अपने शो में पहले भी बता चुके हैं कि जेडीयू विधायकों का एक बड़ा धड़ा ललन सिंह को आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी का करीबी मानता है
और इसी वजह से काफी असहज महसूस करता है। कुछ विधायक ललन सिंह से नाराज भी बताए जाते हैं। बताया जाता है कि विधायकों की नाराजगी की बात नीतीश को भी पता है, लेकिन बात अब थोड़ी आगे निकल चुकी है। बीजेपी का इल्जाम है कि लालू अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ललन सिंह की मदद से जेडीयू को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का सपना दिखा करके सत्ता हथियाना चाह रहे हैं, जदयू को तोड़ना चाह रहे हैं, अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। किसी दल से किसी दल का गठबंधन होता है ना, तो रिश्ते मधुर होते हैं। नीतीश जी तेजस्वी जी से, लालू जी से रिश्ते मधुर है कि नहीं? कई मंचों से हमारे नेता ने जब कह दिया कि कोई हड़बड़ी ना हमको बनने की है ना उनको बनने की कुछ है, तो फिर नाहक के सवाल जो बीच में आते हैं वो किसी की कारस्तानी का प्रतिफल है। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ये आगे भी चलेंगे, ये सियासत का सत्य है। लेकिन एक सत्य यह भी है कि राजनीति में कोई किसी का ना तो परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन, क्योंकि सियासत में बड़े फैसले वक्त और मौके को देखकर ही लिए जाते हैं। बात करते हैं मायावती की, क्योंकि उनकी पार्टी को लेकर हर दूसरे दिन एक बड़ी खबर आ रही है। आज भी दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिसने कई लोगों को चौंका दिया। हो सकता है कि मायावती भी इस खबर को सुनकर चौंक गई होगी। दरअसल ऐसा क्या हुआ तो सुनिए। यूपी की लालगंज सीट से बीएसपी के एक सांसद हैं, नाम है संगीता आजाद। यह सीट आजमगढ़ जिले में आती है। 2019 में जब एसपी और बीएसपी का गठबंधन था तो बड़े अंतर से संगीता आजाद लोकसभा का चुनाव जीती थी। इस सीट पर गठबंधन की ताकत दिखाई दी थी, क्योंकि 2014 में तो यहां मोदी मैजिक चला था, लेकिन 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन के आगे वो बेअसर हो गया। मैं आपको इस वजह से इसकी वजह भी बताता हूं, क्योंकि बीजेपी यूपी की जिन चुनिंदा सीटों पर ज्यादा जोर लगा रही है उसमें लालगंज भी एक सीट है। अब आपको बताता हूं कि आज दिल्ली में क्या कुछ हुआ, यह जानना बड़ा दिलचस्प है। दरअसल बीएसपी सांसद संगीता आजाद ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और चिट्ठियां पोस्ट की। इन तस्वीरों में वो अपने पति और लालगंज सीट से ही बीएसपी के पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पोस्ट में उन्होंने बताया कि मुलाकात शीतकालीन सत्र के दौरान हुई थी। जिन चिट्ठियों को वो प्रधानमंत्री को देती हुई नजर आ रही हैं, उसमें भी तारीख 21 दिसंबर की है, यानी ये मुलाकात एक हफ्ते पहले हुई थी। अब कुछ सवाल है। सवाल ये कि आखिर इतने दिनों बाद संगीता आजाद ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों शेयर की? इसकी वजह अब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझिए कि इस चिट्ठी में क्या है। दरअसल संगीता आजाद ने बताया कि वो लालगंज क्षेत्र के सांसद होने के नाते पीएम मोदी से मिली है और उन्होंने पीएम मोदी से मांग की है कि आजमगढ़ से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए, आजमगढ़ के मंदूरी हवाई अड्डे को चालू किया जाए, जहां से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की फ्लाइट शुरू हो। संगीता आजाद ने कहा कि पीएम ने इन मांगों को पूरा करने का भरोसा भी दिया है। अब आप मुद्दे की बात समझिए। बीएसपी सांसद का वंदे भारत ट्रेन का जिक्र करना ही अपने आप में बड़ा संकेत है। संगीता आजाद ने अपनी चिट्ठी के आखिर में जो कुछ लिखा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने लिखा कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा कर देती है तो लालगंज की जनता प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा आभारी रहेगी। ये सारी बातें बहुत कुछ इशारा करती हैं। अब आपको अंदर की एक और खबर बताता हूं। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक हुई थी, जिसमें संगीता आजाद और आजाद अरिमर्दन शामिल हुए थे, जो कि संगीता आजाद के पति हैं। अब दोनों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, तो इसके सियासी मायने भी हैं। आजाद अरिमर्दन पिछले साल बीएसपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से हार गए थे। उस हार के बाद से ही संगीता आजाद और आजाद अरिमर्दन बीजेपी के संपर्क में है, यह भी कहा जा रहा है। अब इसे सियासी मजबूरी कहिए या फिर चुनावी चौका। और मेरे पास यही बड़ी खबर है कि संगीता आजाद और आजाद अरिमर्दन बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो 12% वोट विधानसभा का है, वो जब तक उसके साथ कोई दूसरा वोट नहीं जुड़ेगा तब तक उनके सांसदों का जीतना बहुत मुश्किल है। कोई अपनी ताकत से कहीं से कोई निर्दलीय जैसे जीतते तो वैसे जीत जाए तो अलग बात है,
लेकिन आमतौर पर जो स्थिति है उसमें कोई भी सांसद मुतमईन नहीं है इस बात को लेकर के कि अकेले अगर बीएसपी लड़ी तो वो चुनाव जीत सकता है। देखिए, अब कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या बीएसपी के मौजूदा सांसदों को पार्टी की मजबूती पर भरोसा नहीं रहा? क्या उन्हें यह लगने लगा है कि बीएसपी सिर्फ दूसरों का खेल खराब करने के लिए ही 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन से अलग होकर लड़ रही है? क्योंकि संगीता आजाद कोई पहली बीएसपी सांसद नहीं जिनके मन बदलने की खबर सामने आई है। यूपी में बीएसपी ने 2019 में 10 लोकसभा सीटें जीती थी और हर सीट पर उथल पुथल की खबरें हैं। उसकी अब मैं एक एक कर आपको जानकारी भी देता हूं कि कैसे। पहले नंबर पर संगीता आजाद ही हैं, जो लालगंज से सांसद हैं, जिन्होंने पीएम मोदी से मिलकर कई लोगों को चौंका दिया है। इसी तरह बिजनौर से आने वाले मलूक नागर हैं। मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक उनकी भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बात चल रही है। पिछली बार जब मोदी सरकार ने बजट पेश किया था तो उन्होंने उसकी खूब तारीफ भी की थी। जौनपुर से बीएसपी के सांसद हैं श्याम सिंह यादव। कुछ दिन पहले लखनऊ में सीएम ऑफिस पहुंचकर योगी आदित्यनाथ से वो मिले थे। इससे पहले राहुल गांधी के साथ भी उनकी तस्वीर आई थी। अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली की भी राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है। बीजेपी सांसद की अमर्यादित टिप्पणी के बाद राहुल गांधी खुद उनके आवास पर गए थे। अंबेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे का भी यही हाल है। वो अखिलेश यादव के करीब दिख चुके हैं। पिछले साल ही उनके पिता समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सहारनपुर के बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान को लेकर भी चर्चा है। पिछले दिनों वो भी अखिलेश यादव के साथ नजर आए थे। गाजीपुर के बीएसपी के टिकट पर जीतने वाले अफजाल अंसारी को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। वो अपने भविष्य को लेकर क्या फैसला लेंगे यह भी कोई नहीं बता सकता। और इसी तरह बीएसपी के बाकी के कुछ और सांसद भी हैं जो कब क्या फैसला कर लें कोई नहीं जानता। तो कुल मिलाकर यह बसपा की तस्वीर है। यानी कहीं ना कहीं इन मौजूदा सांसदों को यह एहसास हो चुका है कि अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ती है तो उनकी जीत की संभावनाएं बहुत कम है। और ये सभी सांसद अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर 2019 में उन्हें जीत मिली थी तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी के साथ हुआ बीएसपी का गठबंधन था। इस बार जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल है, लेकिन बीएसपी नहीं। और सवाल कई है कि बीएसपी का रोल इस चुनाव में क्या होने वाला है। ये जरूर तय है कि अकेले वो लड़ेंगी तो कोई बहुत बड़ा फायदा किसी भी तरह से बीएसपी को नहीं हो सकता। और वो किसी भी गठबंधन के साथ जाएंगी तो जाहिर है वो दूसरे गठबंधन का खेल बिगाड़ेंगी। और वो बीजेपी के साथ जाती हैं जिसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि प्री पोल में वो बीजेपी के साथ जाने से बचेंगी। तो पोस्ट पोल में बीजेपी के साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी ये तो अलग बात है। क्या प्री पोल में वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है? जैसे अभी कहा गया कि मायावती जी को यदि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बना दें तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है। देखिए, पार्टी के कई बड़े नेताओं और सांसदों की गतिविधियों के बारे में मायावती को जरूर पता रहता होगा। इस बार भी वो हर मूवमेंट को अच्छे से देख और समझ रही होंगी। तो क्या आने वाले वक्त में वो अपना फैसला बदल सकती है? कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो संदेश उन तक पहुंचाया जा रहा है, क्या वो उस पर कोई विचार कर रही होंगी? अभी गंगा जी में बहुत पानी बहेगा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण आने वाले एक महीने में बहुत बुनियादी तौर पर बदले। ये इशारा कर रहे हैं कि बीएसपी भी आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है, और जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस है कि समीकरण बदल। नहीं, पहली बात तो हमारा जो समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस जिस पे बातचीत चल रही है और जमीन पे बातचीत हो रही है, प्लस आपके सर्वे के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी भी नए सिरे से सोचना शुरू करेगी। जो भी राजनीति करने वाला दल, किसी भी क्षेत्रीय हो राष्ट्रीय हो, अगर वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहता है, उनके मिशन को बचाना चाहता है, तो उसको इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना पड़ेगा। आज इतनी स्थितियां खराब हैं, सारे सांसद को वहाँ से सस्पेंड किया जा रहा है, जनता की आवाज़ को बंद किया जा रहा है, लोकतंत्र के लोकसभा राज्यसभा के अंदर बुलडोज किया जा रहा है। निश्चित तौर से इन सब चीज़ों को देखते हुए मायावती जी को इंडिया गठबंधन में जरूर आना चाहिए। देखिए, 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है। हर बार की तरह इस बार भी वो मीडिया के सामने आएंगी। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वो अपने जन्मदिन पर बड़ा सरप्राइज लाने वाली है। पार्टी को मजबूत करने की बात कहेंगी, पार्टी की वेबसाइट और एक ऐसा ऐप लॉन्च करेंगी जिससे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक डायरेक्ट टच में रहा जाए। कुछ दिन पहले मैंने इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी थी। वैसे चुनाव से पहले हर पार्टी खुद को मजबूत करती है, मायावती भी ऐसा कर रही हैं, लेकिन
इसका एक दूसरा मतलब भी है, क्योंकि यूपी की राजनीति को समझने वाले हर शख्स को पता है कि 24 के चुनाव में मायावती की बीएसपी सियासी तौर पर जितनी ज्यादा मजबूत होगी, इंडिया गठबंधन को उतना नुकसान होगा। तो सवाल यही है, क्या यह मायावती की प्रेशर पॉलिटिक्स है? जो उनकी राजनीति जिस तरह की है, उसमें इंडिया गठबंधन उनके लिए एक स्वाभाविक चॉइस हो सकता है, बशर्ते कि वो अखिलेश यादव जी के साथ उनकी इक्वेशन ठीक हो जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी गठबंधन, इंडिया गठबंधन में कोई भी दल शामिल होगा, वो अखिलेश यादव को दरकिनार करके नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लीडर अखिलेश यादव ही होंगे। जब भी कोई दो सियासी दुश्मन किसी तीसरे को हराने के लिए मिलते हैं, तो उसमें मोल भाव भी होता है, कुछ शर्तें भी रखी जाती हैं। बीएसपी की तरफ से भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पार्टी के नेता ये खुलकर बता रहे हैं कि बिना बीएसपी के यूपी में इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं, और शर्त यह भी रखी जा रही है कि अगर मायावती से माफी मांग ली जाए, उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए, तो बीएसपी सुप्रीमो अपना फैसला बदल सकती है। बहन कुमारी मायावती जी को अगर वाकई बीजेपी को हराना है, तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। जितने भी सो कॉल्ड गठबंधन जो आपस में लड़ रहे हैं, इनको अगर हराना है और ये 75 अपनी सीट मानते हैं, जो पिछले इन्होंने कृत्य करे उसकी बहन जी से माफी मांगे और कैंडिडेट प्रधानमंत्री का बने। मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी है, लेकिन 2007 के बाद से वो और उनकी पार्टी दोनों ही सियासी ढलान पर है। हालांकि एक ताकत आज भी मायावती के पास है, ये उनका कोर वोटर जो अभी भी उनके साथ खड़ा है। पिछला विधानसभा चुनाव जब मायावती ने अकेले रहकर लड़ा, तब भी 12% से ज्यादा वोट हासिल किए। इन वोट सरकार बनाने के लिए भले ही कम हो, लेकिन इनका वजन इतना ज्यादा है कि ये किसी का भी खेल खराब कर सकते हैं। बात करते हैं मुस्लिम वोटर की। यूपी में जब भी कोई चुनाव होता है, तो मुस्लिम वोटर की चर्चा जरूर होती है। इन्हें रिझाने के लिए हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाती है, नए नए दांव चले जाते हैं। आज मैं बीजेपी की वो रणनीति आपको बताने वाला हूं, जो मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए बनाई जा रही है। आज लखनऊ के पार्टी दफ्तर में लगातार तीसरे दिन यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया, और आने वाले दिनों में आपको यूपी की सड़कों पर ऐसे बैनर और पोस्टर दिखने वाले हैं, जो कुछ लोगों को पसंद भी आएंगे और कुछ लोगों को चौंका भी देंगे। इन पोस्टर और बैनर्स की अगर बात करें, तो इसमें क्या बात होगी वो मैं आपको बताता हूं। एक बैनर ऐसा होगा जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर के साथ एक खास कार्यक्रम का जिक्र होगा। इस कार्यक्रम का नाम होगा शुक्रिया मोदी भाईजान। इसी नाम से यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यक्रम करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि मोदी सरकार और योगी सरकार की योजनाओं से मुस्लिमों को भी उतनी मदद मिल रही है जितनी बाकी धर्म के लोगों को। खास बात यह होगी कि हर सीट पर होने वाले कार्यक्रम में 1000 मुस्लिम महिलाओं को भी बुलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए एक खास टैगलाइन भी तैयार है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। यानी एक तरह से कहा जाए तो यह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले नारे को जोड़ने वाली नई लाइन है। जानकारी बेहद दिलचस्प है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिमों को लेकर रणनीति बनाई थी, लेकिन पार्टी को उतना फायदा उससे नहीं मिला जितने की उसको उम्मीद थी। रामपुर की स्वार सीट पर एनडीए का इकलौता मुस्लिम प्रत्याशी भी चुनाव हार गया। मुस्लिम वोटों का बड़ा धड़ा पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। यही वजह है कि अब बीजेपी ने अपनी रणनीति को बड़ा आकार दिया है। सीएसडीएस के लोक नीति की सर्वे की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी के 10% मुस्लिमों ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 8% मुस्लिम ही बीजेपी के साथ खड़े रहे। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी की कुछ सीटें कम हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 7% मुस्लिम वोटर ही बीजेपी के साथ थे, यानी बीजेपी को जैसी उम्मीद थी वैसा हो नहीं पाया। बीजेपी जानती है
कि यूपी में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर सियासी तौर पर बड़ा मजबूत है। 21 लोकसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम समाज की आबादी 30% से ज्यादा है। पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल और रुहेलखंड की कुछ सीटों पर ये खासे असरदार भी होते हैं और इन्हीं को लेकर बीजेपी ने ये नया प्लान तैयार किया है।